हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आज की डेट है अगस्त 1। सो लेट्स बिगिन अवर प्रोबेबल क्वेश्चंस डिस्कशन फ्रॉम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। फर्स्ट न्यूज़ में एक स्कीम का जिक्र हुआ है। स्कीम का नेम है अश्मिता स्कीम, दैट ASMIT है, अस्मिता स्कीम। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है, वहाँ से लॉन्च की गई है। तो स्टेट का नेम हमें याद रखना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इस अस्मिता योजना, अस्मिता स्कीम में क्या है, इसमें सब्सिडाइज्ड यानी सब्सिडरी पे सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाएंगे टू रूरल वुमेन इन द स्टेट। ठीक है, ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। और चीज़ क्या है इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि स्कूलों के अंदर जो जिला परिषद के अंदर स्कूल है और एज ग्रुप 11 to 19 ईयर की जो गर्ल्स हैं और उसी रूरल एरिया की जो वुमेन है उनको भी इस स्कीम के तहत लाभ मिलेगा। इस स्कीम के तहत अस्मिता कार्ड बनाया जाएगा और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं कुछ, वो इस स्कीम में सप्लाई का काम करेंगे। ये वो उनका टास्क होगा कि दे हैव टू सप्लाई द सैनिटरी पैड्स एंड सेल एंड काउंसलिंग द गर्ल एंड वुमेन। तो ये हमें याद रखना है, अस्मिता स्कीम इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडाइज्ड सैनिटरी नैपकिन्स और ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आज फिर से NSA न्यूज़ में है और जब जब ये आता है तो हम रिपीटेडली इन कुछ टर्म्स को डिस्क्राइब कर देते हैं, बिकॉज ये चीज़ हम जितना ज़्यादा देखें उतनी चीज़ हमें देखने से ही याद हो जाएंगी। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब एक्ट आया था, 1980 में। ईयर याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है इसमें कि 12 मंथ तक, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ तक किसी को डिटेन किया जा सकता है और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर कुछ फ्रेश एविडेंस मिल जाए। तो बेसिक राइट नहीं होते हैं उस पीपल के जो NSA के अंदर पकड़ा जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है, ये NSA एम्पावर करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी पर्सन जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट हो, उसको प्री जुडिशियल टू नेशनल सिक्योरिटी, तो उसको एक टाइप से रोक दिया जाता है और उसके पास कोई ज़्यादा पावर्स नहीं होती हैं। 24 आवर के अंदर कोर्ट के अंदर पेश भी नहीं करना होता है एंड उस पर्सन का रिकॉर्ड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भी मेंशन नहीं होता है। तो NSA को हम पहले अपनी वीडियोस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हर थर्ड डे NSA का जिक्र न्यूज़पेपर में हो जाता है। सो हम एक छोटा सा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको एनालाइज करके न्यूज़ में दोबारा ले आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इस न्यूज़ में एक रिवर, एक डैम का जिक्र हुआ है। अब ये मुल्ला पेरियार जो डैम है, मुल्ला पेरियार लेवल पे, ये केरला में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में मुल्ला पेरियार डैम पे ये बात हुई है कि वहाँ के रेजिडेंट्स ने बोला है कि इसका जो लेवल है उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि बारिश के कारण और भूकंप का और फ्लड का भी असर पड़ सकता है जैसे जैसे मानसून बढ़ रहा है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास इस डैम के बारे में, मुल्ला पेरियार डैम। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है, ये इसकी लोकेशन है, मैप में देख सकते हैं, पेरियार लेक एंड पेरियार रिवर। ठीक है, पहले हम पेरियार रिवर के बारे में देख लेते हैं। ये 2019 में CAPF में क्वेश्चन आया था और सिर्फ अकेला नहीं आया था, इसके साथ 2-3 रिवर और आई थी, जैसे पेरियार आई थी, कावेरी आई थी। ओके, ये आया था मैपिंग का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था और ये डायग्राम बना हुआ था और पूछा हुआ था कि ये कौन सी रिवर है। तो पेरियार रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है केरला की। हमें इसका मैप, आप अभी आपके पास जो एटलस है आप उसमें इसको हाईलाइट कर दीजिए, पेरियार रिवर को, इसके पास में है, देखिए मुल्ला पेरियार डैम। तो इसका नाम मुल्ला पेरियार डैम क्यों है, इसका नाम पेरियार डैम क्यों नहीं है? देखिए पहले इसका नाम पेरियारू डैम हुआ करता था, बट उसके बाद कुछ टाइम बाद इसमें एक मुलियार रिवर है, इधर से केरला में फ्लो होती है मुलियार रिवर, ज़्यादा बड़ी रिवर नहीं है, छोटी सी रिवर है। उन दोनों का ब्लेंड करके इस डैम का नेम मुल्ला पेरियार कर दिया गया, क्योंकि एक तो मुल्लार रिवर एंड पेरियारू रिवर, इन दोनों का उसमें ब्लेंडिंग हुई है, इट मीन्स मिक्सिंग हुई है। तो इन दोनों रिवर का, इसलिए इस डैम का नाम मुल्ला पेरियार डैम कर दिया गया। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। ये कहाँ पे है, ये केरला में है और कौन सी रिवर पे है, पेरियार रिवर पे है। पेरियार रिवर को आप हाईलाइट कर दीजिए, मुल्ला पेरियार डैम को भी हाईलाइट कर दीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। NGT फिर से न्यूज़ में है।
एनजीटी दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, काफ़ी बार न्यूज़ में आता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं, छोटा सा जल्दी से क्विक डिस्क्राइब करेंगे। एक्ट याद रखना है कब बना था, 2010 में। इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, इसका जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है। एनजीटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ओके, हेडक्वार्टर इन दिल्ली। नेक्स्ट न्यूज़, यस ये न्यूज़ पहले भी आ चुकी है। देखिए ये वाली न्यूज़ पहले आ चुकी है और ये वाली न्यूज़ आज आई है। तो इन न्यूज़ में क्या चीज़ है, एक चीज़ सिमिलर है, ये पुरानी न्यूज़ में डिस्क्राइब हुआ था कि इजराइल की जो टीम है जब वो पहुंची थी इंडिया, तो उनका न्यूज़ आई थी। क्यों पहुंची थी, इसलिए पहुंची थी क्योंकि इजराइल एंड इंडिया दोनों मिलके कोविड-19 के रैपिड टेस्ट के ट्रायल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी ट्रायल बिगिन हो चुके हैं और ट्रायल 30 सेकेंड ट्रायल पे काम स्टार्ट हो गया है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जो हमारे पास न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, दोनों न्यूज़ में से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इस मिशन का नाम, इस ऑपरेशन का नाम, जो ये ऑपरेशन इजराइल एंड इंडिया दोनों मिलकर कर रहे हैं, उसका नेम क्या है। उसका नेम है ऑपरेशन ब्रेथिंग स्पेस, ऑपरेशन ब्रीथिंग स्पेस। ओके, तो ये हमें याद रखनी है, इसका नेम क्या है और ये ऑपरेशन क्या चीज़ है। ये ऑपरेशन है इंडिया एंड इजराइल मिलके कोविड-19 के लिए 30 सेकेंड और लेस देन 30 सेकेंड टेस्ट कंडक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं कि कैसे करके ये टेस्ट किए जा सके। तो ऑपरेशन का नेम बस इंपॉर्टेंट है और दो कंट्रीज कौन सी, इंडिया एंड इजराइल। नेक्स्ट न्यूज़ आई थी अवार्ड पैनल से रिलेटेड। देखिए जब भी कोई अवार्ड होता है, उस अवार्ड को देने से पहले एक पैनल डिसाइड होता है। तो उस पैनल में जो मेंबर्स होते हैं, तो वो मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि किसको दिया जाएगा। तो अभी अर्जुना अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और ये जो 4 इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड है हमारे इंडिया में, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुना, द्रोणाचार्य एंड ध्यानचंद अवार्ड, इनके लिए एक पैनल अभी डिसाइड हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मुकुंदगम शर्मा जी इसको हेल्ड करेंगे और इसमें जैसे वीरेंद्र सहवाग, सरदार सिंह जो कि हॉकी से रिलेटेड है, और काफ़ी अदर यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, काफ़ी अदर प्लेयर्स भी इसके मेंबर होंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है, 12 मेंबर्स की कमेटी होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास इस न्यूज़ में है, ये अवार्ड क्यों दिए जाते हैं। ठीक, ये मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न की अगर हम बात करें तो ये हाईएस्ट अवार्ड है, इंडिया में स्पोर्ट्स में देने वाला हाईएस्ट अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, इसकी प्राइज मनी 7.5 लाख होती है। ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाईएस्ट चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ ये क्यों दिया जाता है, ये दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड। जब किसी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है उस पर यह दिया जाता है। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है अर्जुना अवार्ड, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। ये किस लिए दिया जाता है, ये जब 4 साल तक लगातार किसी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है, 4 इयर्स तक, तो दिया जाता है अर्जुना अवार्ड, दैट इज अर्जुना अवार्ड। ओके, ये ओल्डेस्ट अवार्ड है। ठीक, 1961 में ये सबसे पहले दिया गया था, 1961 में। अब जैसे लास्ट ईयर का किसको दिया गया है, आप बताइए 2019 का किसको दिया गया है। एक क्रिकेट से रिलेटेड पर्सनैलिटी है, मैंने हिंट दे दिया है, आप नेम कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। दो चीज हमने देख ली, ये दिया जाता है फॉर 4 ईयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ये है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड, अपने फील्ड में कोई सा भी स्पोर्ट्स हो सकता है, और ये हाईएस्ट अवार्ड है। द्रोणाचार्य अवार्ड क्यों दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड उनको दिया जाता है जो मेडल विनिंग प्लेयर्स को प्रोड्यूस करते हैं। इट मींस वो कोचेस जिनकी वजह से प्लेयर्स क्या लेके आते हैं, मेडल्स लेके आते हैं, गोल्ड मेडल्स लेके आते हैं, अच्छे अच्छे मेडल्स लेके आते हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल्स लेके आते हैं, उनको कोचेस को ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। कई बार ये प्लेयर्स को भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है प्लेयर्स को नहीं दिया जाता है, ये दिया जाता है। तो ये इंडिया का एक काफी प्रेस्टिजियस इंटर स्पोर्ट्स अवार्ड है। ठीक है, ध्यानचंद अवार्ड क्यों दिया जाता है, ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन, फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन ए स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। तो हमें जो 2-3 अवार्ड याद रखने हैं, देखिए ये तो 4 अवार्ड है, चारों के चारों इजीली याद हो जाएंगे। ध्यानचंद दिया जाता है फॉर लाइफ टाइम अवार्ड। ठीक है, अब इनको सीक्वेंस में अगर याद कर लें, जैसे राजीव गांधी, अर्जुना, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, तो
याद रहेगा। सबसे पहले जो है राजीव गांधी, वो हाईएस्ट अवार्ड है। अर्जुना उसके बाद सेकंड हाईएस्ट है, वो दिया जाता है 4 साल के लिए। एंड द्रोणाचार्य, जैसे गुरु द्रोणाचार्य से ही हम संबंध इसका कर सकते हैं, तो गुरु द्रोणाचार्य गुरु थे, तो गुरु जी को दिया जाता है, जो अपने स्टूडेंट से अवार्ड, मतलब स्टूडेंट तैयार करते हैं ऐसे जो अवार्ड जीत के लाते हैं देश के लिए। एंड ध्यानचंद अवार्ड, ध्यानचंद तो हॉकी में काफी फेमस नाम है, तो उनका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्ड यूज हुआ है पीएसए, ये द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। पीएसए क्या चीज है? पीएसए इज पब्लिक सेफ्टी एक्ट। ठीक है, ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर का पब्लिक सेफ्टी एक्ट कब लॉन्च हुआ था? 1978 में इनेक्टेड हुआ था ये। ठीक, ये क्या करता है? इज ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अंडर विच अ पर्सन इज टेकन इनटू कस्टडी टू प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम एक्टिंग एनी मैनर दैट इज प्रीजुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी पर्सन अगर स्टेट की सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है, उस पर कोई उसके अंदर खलल डालता है, उसकी प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम करता है, तो ये लॉ लगा दिया जाता है, डिटेंशन लॉ, और ये एक्ट के थ्रू उसे अरेस्ट कर दिया जाता है। अब ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये कुछ कुछ एनएसए की तरह है, वेरी सिमिलर टू एनएसए। एनएसए अभी हमने डिस्क्राइब किया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की तरह, जो कि अदर स्टेट में लगता है, जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था अभी तक। तो इसमें भी क्या होता है? डिटेंशन विदाउट ट्रायल, यानी एक पर्सन को विदाउट ट्रायल, विदाउट फॉर्मल चार्जेस डिटेन कर दिया जाएगा, उसके ऊपर कार्यवाही भी नहीं होगी प्रॉपर, मींस उसको एक तो बेल नहीं मिलेगी, 24 आवर्स तक उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का कोई अधिनियम भी नहीं है कि उसको पेश ही करना है। ठीक है, एक चीज और, ये क्या करता है कि अथॉरिटी को ये पावर दे देता है कि वो किसी इंडिविजुअल को 2 साल तक विदाउट ट्रायल कस्टडी में रख सकती है, जो काफी बड़ा है। अब जो महबूबा मुफ्ती है, जो अभी फिलहाल इस एक्ट के अंदर है, तो इनका 1 साल कंप्लीट हो गया है, अगस्त में ही लगा था जिस समय ये धारा 370 हटाई गई थी, उस टाइम पर ये लगा था। एंड साजिद लोन, ये भी इनको ऊपर भी लगा है, बट इनको आजकल कुछ ये बेल पे बाहर आए, तो महबूबा मुफ्ती अभी अंदर है, तो 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कार्यवाही के इनको डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, एनएसए की तरह ये है, ये हमें याद रखना है। कोई बेल नहीं फाइल कर सकता है पर्सन जिसके ऊपर ये लगा हो उसकी। हाँ, एक चीज है कि उसकी फैमिली मेंबर्स चाहे तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बेल, बट फैमिली मेंबर्स कर सकते हैं, वो खुद से नहीं कर सकता है। ये इसके वास्ट नंबर ऑफ रीजंस हैं फॉर डिटेंशन, दैट रेंजिंग फ्रॉम प्रमोटिंग, प्रोपेगेंडिंग, अटेम्प्टिंग टू क्रिएट फीलिंग्स, इम्यूनिटी, रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, रीजन, इन पे कुछ भी हो, मतलब एक छोटा माइनर भी हो तो ये चीज लगा दी जा सकती है। आज के आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट आए हैं, डिजिटल लाइफ, ये बात करता है यूपीआई की, जो जैसे अब डिजिटल इंडिया जो स्कीम है, डिजिटल इंडिया मुहिम चली है काफ़ी टाइम से, उसके अंदर यूपीआई की बात हुई है, फ़ोन पे की बात हुई है, सारी चीज़ें हुई है कि कैसे करके हम कैशलेस करें। तो वो पॉवर्टी पे, वो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पे कैसे करके इफेक्ट डालता है, वो उस तबके पे कैसे इफेक्ट डालता है जिसके पास स्मार्टफोन भी नहीं है। तो उस चीज़ के बारे में काफ़ी ये अच्छा डिस्कशन हुआ है, तो आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये एक आर्टिकल आया है कि क्या पॉलिसीज इन्वायरमेंटल पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, दैट इज EIA 220, उसका क्या रिपोर्ट्स आई है और कैसे करके क्या चीज होगी उसमें, क्या उसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्या क्या वो बैलेंस्ड है पूरी तरह से। तो ये काफ़ी एक अच्छा और लंबा आर्टिकल है इन्वायरमेंट में, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ये अच्छा आर्टिकल है फॉर ऐसे राइटिंग, ज़्यादा बेटर रहेगा। वॉर एंड टॉक्स, इंटर अफगान पीस टॉक पे, जैसे अफगान के साथ अभी हमारी बात चल रही है, तालिबान और अफगान के बीच में, कि कैसे करके हमारे रिलेशंस और ठीक हो सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जो खराब हो चुकी हैं, तो ये आर्टिकल अच्छे से डिस्क्राइब करता है। इंडियन एक्सप्रेस में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ट्रिक और ट्रीट, काफ़ी अच्छा और एक आई कैचिंग इसका हेडिंग है, तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो एजुकेशन पॉलिसी पे काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं, तो एक अलग सोच अगर हमें पढ़ने को मिले तो वो हमें मिस नहीं करना चाहिए।
तो इसलिए जो आर्टिकल्स इस टाइप से आते हैं स्कीम में कौन क्या सोचता है, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। बिकॉज ऐसे लिखने में वो चीज़ कई बार हम क्या करते हैं कि हम उस व्यू से देखते ही नहीं है, दूसरा वाला देख रहा होता है, तो हम अगर उसका आर्टिकल पढ़े तो हमें फिर एक चीज़ क्लियर होती है कि हाँ यार ऐसा भी तो हो सकता था। तो वो चीज़ इसलिए हमें इस टाइप के आर्टिकल्स जरूर पढ़ने चाहिए। आज के डिस्कशन में बस इतना ही था, होपफुली आपको पसंद आया हो। एंड प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हमारे साथ इंटरेक्शन कीजिए। बिकॉज ये वीडियोस बनाने में हम काफ़ी मेहनत करते हैं, हमारी ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है, बट हम अभी कुछ कम लोग हैं एंड हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि साथ में हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करें फॉर लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अभी हमने स्टार्ट कर दिया है, इकोनॉमिक्स के नोट्स आप हमारे पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक एक तो टेलीग्राम में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। नॉलिफाइड स्टोर इंस्टा मोजो पे आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और ओनली 18 रुपीज़ के अभी नोट्स हम अवेलेबल कर रहे हैं, अभी ऑफर दिया है हमने। तो वो काफ़ी कंसाइज नोट्स हैं। अगर आपको पूरी लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक नहीं पढ़नी है, साइंस नहीं पढ़नी है, 6th की 7th की एनसीईआरटी, तो आप 10 to 15 पेजेस में वो हैं और आप उनको इजीली पढ़ सकते हैं। फॉर रिवीजन भी अच्छा है, फर्स्ट टाइम स्टडी भी अच्छे है। तो आप एक बार वो ज़रूर चेक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। जय हिंद।